नमस्कार, मैं हूं मेघा चंदन। आप देख रहे हैं एपीसी वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं बिजनेस हिंदी बुलेटिन की हेडलाइंस से। भारत के बुनियादी ढांचा क्षेत्र में तांबा कर रहा बढ़त हासिल। सच नाइजर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर Q2 का शुद्ध लाभ बढ़कर 7.53 करोड़ पहुंचा। भारत के दिलीप बिल्डकॉन का दूसरी तिमाही का मुनाफा फिर बढ़ा। केपीआई ग्रीन एनर्जी को 22.26 MWP सौर परियोजना के लिए LOA हुआ प्राप्त। हार्दिक हरित हाइड्रोजन में करेगा उद्यम। मजबूत इंफ्रा डिमांड के कारण भारत की श्री सीमेंट ने दूसरी तिमाही के मुनाफे को छोड़ा पीछे। बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के लिए इस्पात क्षेत्र की वृद्धि महत्वपूर्ण, कहा यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने। NHAI अपनी बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त करने से है 25 साल दूर। A to Z इंफ्रा एनजी के सीमांकित बिक्री सितंबर 2023 में 101.96 करोड़ रुपए रही, जो साल दर साल है 5.62% अधिक। 2259.94 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीतने पर गिनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4% आई बढ़ोतरी। NNPC लिमिटेड EPC फैब्रिकेशन प्लांट विकसित करने के लिए पूरी तरह तैयार। जेंसोल इंजीनियरिंग का पहला इलेक्ट्रिक वाहन जनवरी 2024 तक आएगा सामने। अब खबरें विस्तार से। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए तांबा एक महत्वपूर्ण धातु है। लाल धातु का उपयोग बिजली से लेकर निर्माण से लेकर मोटर पंप और बुनियादी ढांचे तक में किया जाता है। हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन ने 2023 के लिए अपनी वार्षिक तांबे की मांग जारी की है। रिपोर्ट में विभिन्न विशेषताएं हैं, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि बुनियादी ढांचे के लिए धातु का उपयोग बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ कृषि और निर्माण में भी धातु का उपयोग बढ़ रहा है। सच नाइजर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि SEIL ने 7 सितंबर को उच्च आय के कारण सितंबर तिमाही में अपने शुद्ध लाभ में कई गुना वृद्धि के साथ 42.86 करोड़ रुपए होने की सूचना दी है। कंपनी ने एक नियामक फाइलिंग में कहा कि एक साल पहले की अवधि में उसने 8.74 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था। वहीं कंपनी की कुल आय एक साल पहले की तिमाही में 425.86 करोड़ रुपए से बढ़कर 497.53 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं इसका खर्च एक साल पहले के 420.39 करोड़ रुपए के मुकाबले 451.25 करोड़ रुपए रहा। भारत के दिलीप बिल्डकॉन ने दूसरी तिमाही के मुनाफे में 4 गुना वृद्धि दर्ज की है, क्योंकि डेवलपर को अपने शहरी और जल आपूर्ति व्यवसाय में स्थिर बुनियादी ढांचे की मांग से लाभ हुआ। वहीं 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में इसका सीमांकित शुद्ध लाभ एक साल पहले के 170.1 मिलियन रुपए से बढ़कर 686.3 मिलियन रुपए रहा। मध्य प्रदेश स्थित कंपनी, जो सड़कों, पुलों, बांधों और वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों सहित परियोजनाएं बनाती है, ने कहा कि सितंबर के अंत तक उसकी शुद्ध ऑर्डर बुक 239.89 अरब रुपए थी, जो कि एक साल पहले ये 263.38 अरब रुपए थी। इसी के साथ साथ विश्लेषकों ने कहा कि कंपनी की ऑर्डर बुक में गिरावट इसकी परियोजना पाइपलाइन का संकेत, सड़क बुनियादी ढांचे में कमजोर खर्च के रुझान के बीच आई है। आंशिक रूप से मौसमी बारिश के कारण निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हुई है। हालांकि बुनियादी ढांचा विकास कंपनियों की मांग बढ़ रही है, क्योंकि सरकार आगामी राज्य और आम चुनावों से पहले इस क्षेत्र पर अधिक खर्च कर रही है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को 22.26 MWP सौर ऊर्जा परियोजना के लिए मुंबई स्थित आदित्य बिरला रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा वाणिज्यिक पुरस्कार पत्र यानी LOA से सम्मानित किया गया। रणनीतिक रूप से गुजरात में स्थित ये परियोजना कंपनी के कैपेसिटिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि CPP बिजनेस सेगमेंट का हिस्सा होगी।
वहीं इस अनुबंध में केपीआई, ग्रीन एनर्जी, आपूर्ति, लोडिंग अनलोडिंग, व्यापक बीमा की व्यवस्था, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग, संचालन यानी कि COD प्राप्त करने जैसी सेवाएं प्रदान करेगा। वहीं इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि EPC अनुबंध में एक प्रदर्शन, सेवीकृत परीक्षण और सुविधा सेवीकृत परीक्षण आयोजित करना, निम्नलिखित सौर ऊर्जा जनरेटर के लिए परमिट प्राप्त करना है, सिस्टम के EPC संतुलन के रूप में शामिल है और केपीआई ग्रीन इस परियोजना को निश्चित समझौते के अनुसार विकसित करेगा जो इन संस्थानों के बीच हस्ताक्षरित किया जाना है। साथ ही साथ इस परियोजना को वित्तीय वर्ष 2024 में पूरा होने का भी अनुमान है। पावर ट्रांसमिशन, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा में एंड टू एंड समाधान प्रदाता यानी कि हार्टेक ग्रुप रिफाइनिंग, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को डिकार्बनाइज करने के लिए हरित हाइड्रोजन में उद्यम करने की योजना बना रहा है। इसी के साथ साथ कंपनी इन परियोजनाओं को EPC और डेवलपर मोड में बनाएगी। वहीं हार्टेक ग्रुप के निदेशक यानी कि सिमरप्रीत सिंह ने PV पत्रिका को बताया कि वे भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है और वे खुद को इस उभरते क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम अपने बिजली प्रणाली व्यवसाय के तहत हार्टेक सौर पवन ऊर्जा को खाली करने के लिए संपूर्ण ग्रिड बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए डेवलपर्स के साथ काम करता है और अब तक इसने 350 से अधिक सबस्टेशन और 400 kV तक ट्रांसमिशन और वितरण परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है, जिसमें सरकारी और निजी डेवलपर्स के लिए 5 गीगावाट प्लस सौर ऊर्जा के ग्रिड से जोड़ना है। भारत की श्री सीमेंट ने मंगलवार को दूसरी तिमाही के मुनाफे की उम्मीद से कहीं अधिक वृद्धि दर्ज की है, जो चुनावों से पहले मजबूत बुनियादी ढांचे की मांग से बढ़ती है। 30 सितंबर को समाप्त 3 महीनों में कंपनी का मुनाफा एक साल पहले 1.90 अरब रुपए से दो गुना अधिक बढ़कर 4.91 अरब रुपए हो गया था। वहीं LSEG आंकड़ों के मुताबिक विश्लेषकों ने औसतन 4.67 अरब रुपए के मुनाफे का अनुमान लगाया। वहीं भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। इसी अधिकांश सीमेंट कंपनियों ने तिमाही के दौरान लाभ में वृद्धि दर्ज की है, जिससे राज्य और आम चुनावों से पहले सरकार के बुनियादी ढांचे पर जोर देने की मदद मिलती है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अपनी बढ़ती आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित एसएस स्टील कॉन्क्लेव 2023 के चौथे संस्करण को संबोधित करते हुए मंत्री ने स्वीकार किया कि 2030 तक सालाना 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करने की आकांक्षा के साथ इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टील महत्वपूर्ण है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि CBAM के बारे में चिंताओं को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि सरकार ने यूरोपीय संघ और विश्व व्यापार संगठन के साथ इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने भारतीय उत्पादकों और निर्यातों के लिए उचित व्यवहार के महत्व पर जोर दिया और इस्पात उद्योग को नुकसान पहुंचाने वाले अनुचित कारकों पर लेवी या विरोध करने के भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI को अपनी बैलेंस शीट को कम करने में 25 साल से अधिक का समय लगेगा। एक RTI क्वेरी के जवाब में NHAI ने कहा कि वह वित्तीय वर्ष 2049 से 50 तक अपनी बैलेंस शीट को कम करने में सक्षम होंगे। ये ऐसे समय में प्रासंगिक हो जाता है जब प्राधिकरण अपने बढ़ते कर से जूझ रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक द्वारा NHAI द्वारा निष्पादित की जा रही राजमार्ग परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के बारे में कई सवाल उठाए गए हैं। केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भी NHAI को मूल्यांकन पर आदेश दिया था, जिस पर बोलते हुए नीति आयोग ने कहा कि मूल्यांकन की मांग का कारण NHAI की बढ़ती ऋण सेवा है। A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग के लिए रिपोर्ट किए गए सेमाकित तिमाही आंकड़े इस प्रकार हैं। सितंबर 2023 में शुद्ध बिक्री 5.62% बढ़कर 101.96 करोड़ रुपए रही है, जो सितंबर 2022 में 96.46
5.4 करोड़ थी। वहीं सितंबर 2023 में तिमाही शुद्ध घाटा 2.15 करोड़ रुपए से 60.38% अधिक हो रहा है, जो सितंबर 2022 में 5.42 करोड़ था। वहीं A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग के शेयर 7 नवंबर 2023 यानी कि NSE को 10.90 पर बंद हुए और पिछले 6 महीनों में 70.31% और पिछले 12 महीनों में 2.68% जो माइनस में था, इसका रिटर्न दिया गया। उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी को 2259.94 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलने के बाद 8 नवंबर को गिनेस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में 4% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को आपूर्ति स्थापना के साथ एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रणाली के डिजाइन सहित उन्नत मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाताओं की नियुक्ति के लिए 2259.94 करोड़ रुपए का पुरस्कार पत्र यानी कि LOAB प्राप्त हुआ है। इसी के साथ साथ DB फुट बेसिस आधार पर संबंधित ऊर्जा लेखांकन के साथ DT मीटर सहित 27.33 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर के साथ FMS के साथ कमीशनिंग भी हासिल हुई है। नाइजीरियन नेशनल पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड ने अबू धाबी में नेशनल मैरीन ड्रेजिंग कंपनी यानी कि NMDC के 1.3 मिलियन वर्ग मीटर फैब्रिकेशन यार्ड की तरह ही नाइजीरिया में एक इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन यानी कि EPC कंपनी स्थापित करने के लिए एक रणनीतिक कदम का खुलासा किया है। वहीं कार्यकारी उपाध्यक्ष अपस्ट्रीम NNPC लिमिटेड द्वारा अबू धाबी में NMDC फैब्रिकेशन यार्ड का दौरा करने के बाद निर्णय को मजबूत भी किया जाएगा और इस पे तेजी से काम किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण यानी कि EPC और सलाहकार कंपनियों में से एक जेंसोल इंजीनियरिंग अगले साल तक अपना पहला इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि EV लॉन्च करेगी। ये कंपनी, जिसने पुणे में एक विनिर्माण इकाई स्थापित की है और सानाद में एक और इकाई की योजना बनाई है, ने अपने पहली इकाई की मंजूरी के लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक योजना भी प्रस्तुत की है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही इसको पूरा किया जाएगा। EPC वर्ल्ड न्यूज के बिजनेस हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EPC वर्ल्ड न्यूज। मुझे मेघा चंदन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।